हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का पार्ट नंबर 10 शुरू कर रहे हैं, दैट इज जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है मानव पाचन तंत्र, जिसे आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे नाम से ही क्लियर है, मानव मतलब मनुष्य, पाचन मतलब जहाँ पर भोजन पचता है और पच के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और तंत्र, तंत्र का मतलब होता है हमारे सारे अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और उन सभी अंगों का जो कार्य है वो यही है कि जो भोजन है उसे पचाना और पचाकर उससे हमें ऊर्जा देना। आपको पता है जो भी आप भोजन लेते हो, सबसे पहले आप उस भोजन को अपने मुंह में, यानी कि जो आपकी मुख गुहा है जिसे आप माउथ या बक्कल कैविटी बोलते हो, सबसे पहले आप भोजन को उसमें लेते हो। आपने अपने मुंह में भोजन को रखा, आपने देखा होगा कि जब भी हमारे सामने हमारी कोई पसंद की खाने की चीज होती है, उसको देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और वास्तव में वो पानी नहीं होता, वो होता है सलाइवा, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो सलाइवा, और हिंदी में आप उसे कह सकते हो लार। हमारे मुंह के अंदर एक लाला ग्रंथि होती है जिसके अंदर ये सलाइवा या लार बनती है। अब ये सलाइवा या लार क्या करता है, जो आपने भोजन लिया ये उस भोजन को सॉफ्ट बना देती है। आपने देखा होगा कि आप चाहे कोई हार्ड से हार्ड चीज भी खाओ, लेकिन जैसे ही आप उस चीज को अपने मुंह में रखते हो वो थोड़ी देर बाद गीली हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। तो ये जो लार है ये हमारे भोजन को कोमल बना देती है, ताकि वो आसानी से चबाई जा सके और आसानी से हम उसको निगल जाए। तो ये जो लाला ग्रंथि है जो लार बना रही है, ये भी हमारी माउथ यानी कि मुंह के अंदर ही पाई जाती है। इसके अलावा हमारे मुंह में दांत होते हैं जो भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। जब एक बार हमने भोजन को खा लिया, चबा लिया, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, फिर आप उस भोजन को निगल सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है वो ये है कि हमारे भोजन का ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसका 30% पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है। तो वो है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। अब आप सोचोगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही हमारे मुंह में क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सलाइवा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मुंह में लार बनती है, उस लार में एमिलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का मतलब होता है कोई भी ऐसा रसायन जो हमारे शरीर के अंदर बन रहा है, जो हमारे शरीर की किसी भी बड़ी चीज को तोड़कर छोटी छोटी चीज में बांट सकता है। तो ये जो हमारी लार है इसमें एमिलेज नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो भी आपने खाना खाया, अगर उस खाने में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है तो वो 30% तक आपके मुंह के अंदर ही पच जाता है। अब उसके बाद लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जैसे आपने वसा वाली फैट वाली कोई चीज खाई, प्रोटीन वाली चीज खाई, उसका पाचन हमारे मुंह में नहीं होता। अब यहाँ से भोजन पचने के बाद ग्रसिका के द्वारा, ग्रसिका के अंदर भोजन को कुछ नहीं होता, ये सिर्फ उसको एक रास्ता दे रही है। यहाँ से होते हुए भोजन जो है आपके अमाशय में आता है, जिसको आप स्टमक भी बोल सकते हो, या आम भाषा में बात करें तो जिसको आप पेट भी कह सकते हो। तो हमारे पेट में भोजन आ जाता है। हमारे पेट में भोजन लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है, या आप कह सकते हो 5 से 6 घंटे तक अगर भोजन हमारे पेट में रहेगा तो हमारा पाचन अच्छे से हो पाएगा। और भोजन को पेट में 5 से 6 घंटे रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कई बार डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आपको खाना खाते ही एकदम से सो नहीं जाना चाहिए। आप थोड़ा सा टहल सकते हो, आप आराम से बैठ सकते हो, या अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है तो अगर वो आराम करना चाहता है तो उसे अपने लेफ्ट साइड पे करवट लेके लेटना चाहिए। क्योंकि ये जो आपको पाचन तंत्र का चित्र दिया हुआ है ये इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट साइड है उधर हमारा पेट है, और जो राइट साइड है उधर हमारा लीवर है। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे करवट लेके सोते हैं तो हमारे भोजन को पेट में रहने के लिए ज्यादा समय मिलता है, तो उसका पाचन ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। अब ये जो हमारा पेट है अमाशय, इसमें इसको 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज इसको मिलती है HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसके बारे में आपने पहले पार्ट में भी पढ़ा है।
दूसरी चीज इसको यहाँ पर मिलती है श्लेष्मा। अगर आपको श्लेष्मा शब्द मुश्किल लगे तो आप इसको म्यूकस भी कह सकते हो, इंग्लिश में इसका नाम होता है म्यूकस। और तीसरी चीज जो यहाँ पर पाई जाती है वो होती है पेप्सिन। जैसे मैंने आपको बताया था कि एमिलेस एक एंजाइम है, इसी तरह से जो पेप्सिन है वो भी एक एंजाइम है। अब ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों का अपना अलग अलग कार्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 या 2 मार्क्स में बोर्ड में आ जाता है जनरली कि HCl का कार्य बताओ। तो यहाँ पर बच्चों HCl के 2 कार्य हैं। पहला कार्य, क्योंकि ये एसिड है, एसिड तेजाब आपने सुना होगा, जनरली घरों में भी हम टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए तेजाब यूज करते हैं। तो पहला काम इसका उसी से संबंधित है कि मान लो आपने कोई खाना खाया और उस खाने के अंदर कोई कीटाणु रह गए, तो ये HCl उस कीटाणु को खत्म कर देगा, मतलब रोगाणु रहित कर देगा। दूसरा काम क्या होता है, जो ये HCl है ये एक अम्लीय वातावरण बनाता है, क्योंकि जो ये एंजाइम है पेप्सिन, ये तभी काम कर पाएगा अगर आपके पेट की जो पीएच है वो अम्लीय है। अम्लीय पीएच होने का मतलब कि अगर वहाँ पे अम्लीय वातावरण होगा तभी ये पेप्सिन एंजाइम काम कर सकता है। तो इसको अम्लीय वातावरण देने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ करता है। दूसरी चीज आती है श्लेष्मा या म्यूकस। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर HCl एक एसिड है, तेजाब है, जब तेजाब एक निर्जीव चीज को जला सकता है, अगर आप कागज के छोटे से टुकड़े पे थोड़ा सा तेजाब भी डालेंगे तो उसमें छेद हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो जब कोई चीज एक निर्जीव चीज को जला सकती है तो क्या वो हमारे पेट को नहीं जलाएगी जिसमें सिर्फ मांस है और कुछ नहीं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर की तरफ एक परत बन जाती है। ये परत बनाने का काम यहाँ पे कौन करता है? म्यूकस, जिसको आप श्लेष्मा बोलते हो। तो ये म्यूकस हमारे पेट के अंदर एक परत बना लेता है। उस परत की वजह से जो ये एसिड है ये डायरेक्टली हमारे पेट पे टच नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसके प्रभाव से बच जाते हैं। तीसरी चीज आती है पेप्सिन। आपको ध्यान रखना बच्चों, जहां भी पीछे सिन शब्द आ रहा हो, जैसे हम आगे ट्रिप्सिन की बात भी करेंगे, जहां भी पीछे सिन शब्द लिखा हो आपने याद रखना है कि वो चीज प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पेट के अंदर प्रोटीन का पाचन भी कुछ हद तक शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पेट का काम यानी कि आमाशय का काम पूरा हो गया। अब क्या होता है, अब दूसरी तरफ आते हैं। अब हम बात करते हैं लीवर की, यानी कि यकृत। लीवर, जिसको आप हिंदी भाषा में मतलब नॉर्मल भाषा में जिगर भी बोल देते हो, यकृत। ये जो लीवर है इसके द्वारा बनाया जाता है बाइल जूस, या हिंदी में अगर हम बात करें तो आप इसको बोल सकते हो बाइल रस या पित्त रस। तो ये जो हमारा लीवर है ये बाइल जूस बनाता है, लेकिन ये उसको सिर्फ बनाएगा, उसको अपने अंदर जमा करके नहीं रखेगा। इसने बाइल जूस बनाया यानी कि पित्त रस बनाया, और पित्त रस बनाकर उस पित्त रस को गोल ब्लैडर को दे दिया, पित्ताशय को दे दिया कि तुम अपने अंदर उसको जमा करके रख लो। अब पित्ताशय का काम भी सिर्फ इतना है कि उसने उस पित्त रस को अपने अंदर जमा करके रखना है, और जैसे ही उसकी जरूरत पड़ेगी हमारी छोटी आंत में, तो ये उसको वहां पर सप्लाई कर देगा इस पित्त नली के द्वारा। तो आपने क्या याद रखना है, लीवर के द्वारा बाइल रस बनाया गया, उस बाइल रस को पित्ताशय ने अपने अंदर जमा करके रखा, और पित्त नली के द्वारा उसने शुद्रांत्र में दे दिया जब उसकी जरूरत पड़ी। और जरूरत इसकी कब पड़ती है? जरूरत इसकी पड़ती है 2 जगह पर, जो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं अग्नाशय। अग्नाशय जिसको हम पैंक्रियाज भी बोलते हैं। ये जो अग्नाशय या पैंक्रियाज है ये 3 एंजाइम बनाएगा। पहला एंजाइम एमिलेस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको लाल ग्रंथि में भी बताया था। दूसरा एंजाइम ये बनाएगा लिपेस, जिसको आप लाइपेस भी पढ़ सकते हो, कई बुक्स में लाइपेस नाम से भी दिया होगा। और तीसरा एंजाइम ये बनाएगा ट्रिप्सिन, जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज के पीछे सिन लिखा है तो यानी कि वो प्रोटीन का पाचन करती है।
तो इसका मतलब एमिलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, लिपेज पाचन करता है वसा यानी कि फैट का, यानी कि जो तेल वाली मोटापे वाली चीजें हैं, मक्खन, मलाई, घी। ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। तो इन तीनों को पचाने के लिए जो एंजाइम है वो एंजाइम पैंक्रियास के द्वारा बनाए जाते हैं। बट यहाँ भी वही चीज आ गई कि उसने इन तीनों एंजाइम को बनाया तो है, पर इन एंजाइम का काम पैंक्रियास के अंदर नहीं होता। ये तीनों एंजाइम बनाकर छोटी आंत को दे देगा। छोटी आंत आपकी यहाँ से शुरू होती है और उसके बाद जो ये अंदर मैंने पाइप की तरह दिखाए है उस आकृति में, तो इसके अंदर आपकी सारी शुद्रांत, जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत भी बोल सकते हैं। तो पैंक्रियास जो है यानी कि अग्नाशय जो है सारे एंजाइम बनाएगा और सारे एंजाइम बनाकर छोटी आंत को दे देगा। क्योंकि जो आपका खाना पेट में था, पेट से पचने के बाद वो खाना आपका छोटी आंत में ही आता है। छोटी आंत में जब वो खाना आएगा तो उसको ये तीनों एंजाइम मिलेंगे जो बारी बारी से उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाते जाएंगे। इसके अलावा जो छोटी आंत है वो भी कुछ अपने ऐसे ही एंजाइम बनाएगी और वो इनका बाकी बचा हुआ हिस्सा भी पचा देंगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जो अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, कि हमारे शरीर में कौन सा अंग है जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है, तो वो अंग होता है छोटी आंत। अब मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि यहाँ पर जो ये पित्ताशय के द्वारा पित्त रस बनाया गया था, बाइल रस बनाया गया था, इसके दो काम है। कौन से दो काम है? पहला काम ये होता है कि जो हमारे शरीर में मोटापे वाली चीजें आती हैं, जैसे तेल वाला खाना हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया, मतलब कोई भी चीज जो चिकनी होगी या जिससे मोटापा होता है, तो वो चीज इतनी आसानी से पचती नहीं है। तो ये जो बाइल रस है ये उस जटिल चीज को पहले सिंपल में बदल देगा और तभी जाकर वो शुद्रांत में जाएगी और उसका पाचन होगा। और दूसरा काम यहाँ पर क्या है बाइल जूस का? जो आपके अग्नाशय वाले एंजाइम है, इन एंजाइम को काम करने के लिए क्षारीय वातावरण चाहिए, यानी कि बेसिक पीएच चाहिए, अम्लीय वातावरण नहीं चाहिए। लेकिन जब ये खाना पेट से आया था तो इसमें अम्ल था, तो अब इस अम्ल के प्रभाव को खत्म करके हमें क्षारीय वातावरण बनाना है। तो वो क्षारीय वातावरण बनाने का काम यहाँ पे कौन करता है? पित्त रस। तो पित्त रस ने बच्चों दो काम किए। एक तो इसने वसा को छोटे छोटे भागों में बांट दिया ताकि उसका आसानी से पाचन हो जाए, और दूसरा इसने अम्लीय की जगह क्षारीय वातावरण बना दिया ताकि जो अग्नाशय के एंजाइम है वो काम कर सके। शुद्रांत में आपके भोजन का पाचन पूरा हो गया, यानी कि जितना भी आप उसको सिंपल में बदल सकते थे, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना सकते थे, प्रोटीन से अमीनो अम्ल बना सकते थे, या जो वसा है उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना सकते हैं। मतलब जिन जिन छोटी छोटी चीजों में उनको बदलना था वो सारा पाचन हमारा शुद्रांत में खत्म हो गया। अब आपका सारा खाना पच गया। अब ऐसा तो होता नहीं कि आपने जितना खाना खाया वो सारा का सारा खाना ही आपको एनर्जी दे देगा। उस खाने में से कुछ ना कुछ वेस्ट भी निकलेगा, कुछ ना कुछ पानी भी निकलेगा। तो अब वो खाना हमारा जाएगा ब्रीथ आंत में, जिसको हमने यहाँ बाहर दिखाया है, जिसको आप इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत भी बोल सकते हैं। अब आपका भोजन जब बड़ी आंत में जाएगा तो वो उसमें से जितना मैक्सिमम हो सकेगा पानी को सोख लेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारा पानी है वो वेस्ट जाए। तो भोजन में से जितना भी पानी निकल सकता है उस पानी को ये बड़ी आंत ले लेगी। उसके अलावा उसमें से जो वेस्ट है, मतलब जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल खराब है, जो आपके शरीर में फीसिस के रूप में यानी कि लैट्रिन के रूप में निकलता है, वो उसको यहाँ जाकर गुदा में भेज देगी, और गुदा के नीचे गुदा द्वार है एनस, जिसके द्वारा वो वेस्ट जो है शरीर से फीसिस के रूप में यानी कि लैट्रिन के रूप में बाहर चला जाएगा। यहाँ पर आप एक परिशेषिका भी देख सकते हैं। ये बेटा हमारे शरीर में कोई काम नहीं करती, ये आप ये कह सकते हो कि हमारे लिए एक वेस्टिजियल अंग है, मतलब एक ऐसा अंग जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। तो अगर आप इसके बारे में कुछ ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने आज पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है वो ये है कि जो शुद्रांत है,
क्षुद्रांत्र के अंदर दीर्घ रोम पाए जाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में माइक्रोविलाई बोलते हैं। मतलब क्षुद्रांत्र की जो अंदर की दीवार होती है उसके ऊपर छोटी छोटी उंगली जैसी ऐसी संरचनाएं होती हैं, जिनको हम दीर्घरोम कहते हैं। ये क्या करती है, क्षेत्रफल बढ़ा देती है, ताकि आपका भोजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा पच सके और आपके शरीर की हर कोशिका तक वो भोजन पहुंच सके और हमारे शरीर के हर अंग को ऊर्जा मिल सके। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया।